आज अपन को डिस्कस करना है कंडीशंस फॉर ग्रोथ। हमने ग्रोथ का टाइप्स देख लिया था, है ना, क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली बेसिस पे, है ना। रिलेटिव ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ, और आपने ग्रोथ के और जो कर्व थे वो देख लिए थे। अब हमें कंडीशंस देखनी है कि कौन कौन सी कंडीशंस ग्रोथ के लिए इसेंशियल है। तो उसके लिए पहला पॉइंट देखो, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यहां पे न्यूट्रिएंट्स की जब बात की जाएगी तो प्लांट के लिए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात आपको दिमाग में रखनी है, या जिसे हम मिनरल्स कहेंगे। प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? मिनरल्स, है ना। ये इसेंशियल होते हैं प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, या ग्रोथ के लिए हम बात करें। द प्लांट सेल ग्रो इन साइज बाई सेल इनलार्जमेंट, जिसे सेल इलोंगेशन बोला था। एंड ये जो सेल इलोंगेशन है, इट रिक्वायर्स वाटर। जो सेल है, मान लो कि कोई एक सेल है, इसमें जो वाटर कंटेंट है, जितना ज्यादा वाटर इसमें ऐड ऑन किया जाएगा वो उतनी ज्यादा ही एक्सपेंड होती जाएगी। वाटर का अमाउंट इसमें बढ़ता जाएगा, इनका एक्सपेंशन होता चला जाएगा, इनका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो सेल इनलार्जमेंट के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी होता है। वाटर सप्लाई प्लांट को अच्छी मिलनी चाहिए, जिसे हम टर्जिडिटी बोलते हैं। फुलनेस ऑफ सेल, दैट इज अ टर्जिडिटी, एंड इट हेल्प्स इन एक्सटेंशन, दैट इज अ ग्रोथ या एलोंगेशन ऑफ सेल। इसलिए हम ये कह सकते हैं, thus the plant growth and further development is intimately linked to water status of the plant. प्लांट को कितना पानी मिल रहा है, उसका वाटर स्टेटस कैसा है, वाटर सप्लाई ठीक है या कम है, इस पर डिपेंड करता है कि प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी। इसके साथ साथ वाटर का एक और रोल है, इट एक्ट एज मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एंड मेटाबॉलिज्म के लिए मीडियम चाहिए, एंड मीडियम यहाँ पे वाटर है। अगर सेल में मीडियम ही नहीं है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चलेंगी। तो रिएक्शंस के लिए मीडियम वाटर का सप्लाई या वाटर होना जरूरी है। दैट मीन्स ग्रोथ के लिए वाटर का होना जरूरी है। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस आपने रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में देखा था। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हमारा जो ग्लूकोज था, इसको कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए था। तब ये जाके CO2 प्लस वाटर और प्लस आपका एटीपी में ये ब्रेक होता था। कितने एटीपी बनते थे? 36 या फिर 38। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन एसेंशियल है। ठीक है, अगर ग्रोथ करानी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए, और जितनी ज्यादा तेजी से मेटाबॉलिज्म चलेगा उतना ज्यादा प्लांट ग्रो करेगा, और उसके लिए एनर्जी सप्लाई जरूरी है, और एनर्जी सप्लाई चाहिए तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, इन सब के अलावा न्यूट्रिएंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट के प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए। सेल के प्रोटोप्लाज्म की सिंथेसिस के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इन सब के अलावा प्लांट को और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक तो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, है ना। वो टेम्परेचर जैसे आपने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में, C3 प्लांट के लिए अलग टेम्परेचर चाहिए। लगभग ये आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़िया सरवाइव कर जाता है। C4 प्लांट्स का टेम्परेचर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का है ना। तो प्लांट का जो एक बेस्ट सूटेड टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर का भी होना बहुत जरूरी है। टेम्परेचर अगर नहीं मिला, इनमें अगर कोई डेविएशन हुआ, कोई चेंज हुआ, तो वो डेट्रीमेंटल इट्स सर्वाइवल होता है। प्लांट की सर्वाइबिलिटी पे के लिए वो नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है डिग्रेडेशन कराता है, प्लांट की ग्रोथ को स्लो डाउन करा देता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और क्या चाहिए होते हैं? जैसे लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए। और आपने देखा था कि लाइट की मदद से, या हम बात करें फोटोसिंथेसिस से ही,
प्लांट अपना रॉ मटेरियल बनाता है ना। एंड ग्रेविटी, जियोट्रोपिज्म के लिए ग्रेविटी का होना जरूरी है। जियोट्रोपिक मूवमेंट शो करता है प्लांट का रूट सिस्टम। अगर आपने प्लांट का सूट सिस्टम ग्रो कराना है तो फोटोट्रोपिज्म चाहिए, मतलब लाइट चाहिए। रूट सिस्टम वेल डेवलप हो, इसके लिए जरूरी है कि ग्रेविटी जितना बढ़िया होगी उतना ज्यादा रूट सिस्टम डेप्थ में जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ और फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्लांट की ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए कंडीशंस ये कुछ चाहिए होती। मेन कंडीशंस क्या क्या है? ऑक्सीजन है, वाटर है और आपका न्यूट्रिएंट्स हैं। इनके अलावा लाइट भी चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर भी चाहिए होता है, ग्रेविटी का भी प्रेजेंट होना जरूरी है। ये सारे फैक्टर्स भी, ये सारे कंडीशंस भी प्लांट की ग्रोथ को इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो ये तीन वर्ड हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, इन तीनों वर्ड्स को समझना है। डिफरेंशिएशन के का मतलब क्या है? देखो, जब हमने सूट अपेक्स की बात की थी, यहां पे जो सेल्स सबकी बिल्कुल टिप पे होती हैं, इनको हम क्या बोलते थे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स का प्रॉपर्टी क्या था कि दे इन ऑलवेज इन डिवाइडिंग फेज, ये हमेशा डिवाइड कर रहा होता है। जब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स एक परमानेंट शेप ले लें, क्या ले लें? परमानेंट शेप ले लें और एक परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करने लगे, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे, इस चेंज को, एक सेल है जो सिर्फ डिवाइड करके अपने जैसी सेल बनाती जा रही है, उन्हीं में से सेल अब एक परमानेंट शेप ले रही। मान लिया कि वो अपना कुछ इस तरह का शेप उन्होंने गेन करा, ये सेल इसमें कन्वर्ट हो गई। जो ये कन्वर्जन है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, या इसी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मैच्योरेशन। सेल का क्या हो जाएगा? मैच्योरेशन। इस चेंज में क्या क्या बातें बदलती हैं सेल की, वो देखो। सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम रूट एपिकल सूट एपिकल मेरिस्टेम्स, जो हमने अभी सूट एपिकल मेरिस्टेम की बात करी, एंड कैम्बियम। कैम्बियम भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, ये डिफरेंशिएट हो जाए। डिफरेंशिएट होने का मतलब कि एक अपना फिक्स शेप साइज अटेन कर ले और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे, तब उस सेल को हम बोलते हैं कि वो डिफरेंशिएट हो गई, वो डिफरेंशिएशन पे अपना पूरा कर लिया। एंड दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन, जो मैच्योरेशन का प्रोसेस में जो कुछ भी सेल में चेंज हो रहा है, दैट इज द डिफरेंशिएशन, उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन? सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस। कुछ सेल में थोड़ा बहुत चेंज होता है, कुछ सेल्स में बहुत ज्यादा चेंज होता है। जैसे उनके सेल वॉल और डिपॉजिट हो जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म उनका रिड्यूस हो जाता है या खत्म हो जाता है ना। तो वो ये चेंजेस आते हैं सेल के अंदर जब कोई हमारी मेरिस्टेमेटिक सेल एक परमानेंट शेप साइज या स्पेसिफिक फंक्शन या मैच्योर जब हो रही होती है, डिफरेंशिएट जब हो रही होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखो, अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इनका प्रोटोप्लाज्म का लॉस हो जाता है। ये बहुत सेलुलोजिक लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल डिपॉजिट हो जाते हैं जब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ऊपर, तब ये बना देते हैं ट्रैकियरी एलिमेंट। बोले तो ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, ये परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू है, इनके पास डिवीजन की पावर नहीं होती है। जब डिफरेंशिएट हो जाती है सेल, डिफरेंशिएट होने के बाद जो सेल बनती है, अब देखो ना यहाँ पे, अब सीक्वेंस हम ऐड बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिफरेंशिएट हो गया, डिफरेंशिएशन के बाद कन्वर्ट होगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में।
most of primary permanent tissue have not the power of division. ज्यादातर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के पास डिवीजन की पावर नहीं होती, वो डिवाइड नहीं कर सकते हैं. few primary permanent tissue have the power of, they can regain the power of division. वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें नाम आता है पेरेन्काइमेटस टिश्यू का. ठीक है, इनके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता. पावर ऑफ डिवीजन ये लॉस्ट कर देते हैं. अभी हम यही बोलेंगे, ठीक है. परमानेंटली एंड टेम्परेरीली. कुछ होते हैं कि परमानेंटली उनका पावर ऑफ डिवीजन लॉस्ट हो गया, वो दोबारा से कभी भी रीगेन नहीं कर पाएंगे. कुछ का पावर ऑफ डिवीजन टेम्परेरीली लॉस होता है, जिसमें पेरेन्काइमेटस टिश्यू का नाम आता है. दैट टिश्यू कैन रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. जब उनको जरूरत होती है तब वो कर सकते हैं. अभी हमने बस डिफरेंशिएशन की बात करी है. अब इसके आगे की बात सुनो. डी डिफरेंशिएशन. डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ? ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है जिनमें परमानेंट वो अपना पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर जाता है, वो डेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेड टिश्यू में, डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है. जिनका पावर ऑफ डिवीजन टेम्परेरीली लॉस होता है वो लिविंग स्टेज में होते हैं. यहां पे वही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल. ये कौन सी सेल्स हुएंगी? ये कौन सी सेल कही जाएंगी? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी. ये लिविंग, जब यहां पे जो लिविंग है, लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स, जब दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड, जो अभी डिवाइड नहीं कर पा रही है, नहीं कर सकती, कैन रीगेन, ये वापस से रीगेन कर सके द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस. वो प्लांट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंडीशंस कौन कौन सी है. और अंडर सर्टेन कंडीशन दिस प्रोसेस, दिस फेनोमेनन इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन. ये लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रीगेन कर ले, रीगेन पावर ऑफ डिवीजन. तो जो सेल बनेगी इसमें डिवीजन की पावर आ जाएगी, तब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. मतलब ये क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है. ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू. प्राइमरी परमानेंट टिश्यू जब रीगेन कर ले पावर ऑफ डिवीजन, जिसे हम बोलते हैं क्या? डी डिफरेंशिएशन. क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएशन. एंड जो बनेगा प्रोडक्ट, उसका नाम क्या रखोगे? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब ये सेल्स डिवाइड कर सकती है, इनके पास पावर ऑफ डिवीजन है. ठीक है. रीगेन कर सकती है, रीगेन कर लिया तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन. यहां पे क्या हुआ? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लॉस कर रहा है पावर ऑफ डिवीजन, दैट इज द डिफरेंशिएशन. एंड सम डिफरेंशिएटेड टिश्यू अगेन regain the power of division, that is a de-differentiation. And this dividing cells again become differentiate या again become mature, that is called redifferentiation. जब ये सेल्स जो डिवाइड कर रही हैं अभी, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब ये फिर से मैच्योर हो जाए, क्या हो जाए? मैच्योर हो जाए, मतलब एक स्पेसिफिक शेप, साइज और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगे. मतलब कहने का ये है कि ये अगेन अपना पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर दें, अपना पावर ऑफ डिवीजन लॉस कर दें, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है रीडिफरेंशिएशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रीडिफरेंशिएशन. और जो बनेगा यहां पे प्रोडक्ट, देखना जो बनेगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी परमानेंट
टिश्यू। पूरा सीक्वेंस आपके सामने है। क्या? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफरेंशिएशन हुआ, दैट मींस दे लॉस द पावर ऑफ डिवीजन, क्या बना? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है। एंड व्हेन द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगेन रीगेन द पावर ऑफ डिवीजन, this process is known as de-differentiation. Then product is known as secondary meristematic tissue. And when again secondary meristematic tissue become mature, that means that they lost the power of division, that process is termed as re-differentiation and product is known as secondary permanent tissue. उसको हम क्या बोल देंगे? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तीनों इवेंट आपके सामने हैं एक साथ। ठीक है। डी डिफरेंशिएशन की बात हो गई। एग्जांपल के तौर पर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स वहां हमने देखे हैं। जैसे एग्जांपल में हमने यहां पे लिखा है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, दो एग्जांपल हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। आगे आपको टिश्यू वाले चैप्टर में ये फिर से मिलेंगे, है ना। एंड रीडिफरेंशिएशन में क्या होगा? सेल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर एबल टू डिवाइड, ये डिवाइड कर सकते हैं, एंड प्रोड्यूस सेल्स दैट अगेन वंस अगेन, एक बार फिर से लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड, एक बार फिर से अपना ये कैपेसिटी जो डिवीजन का था वो लॉस कर दें और ये मैच्योर हो जाए, है ना, परफॉर्म करें एक स्पेसिफिक फंक्शन, एंड सच सेल्स आर कॉल्ड रीडिफरेंशिएटेड सेल्स एंड दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज रीडिफरेंशिएशन। एंड इन सबको, इनके प्रोडक्ट को हमने क्या बोला था? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या बोला था? सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। These are the example of secondary permanent tissue. Secondary xylem, secondary phloem, cork या secondary cortex. These are the secondary permanent tissue. ये इतनी सी बात आपको इन तीनों टर्म्स की समझनी थी। तो इन्हीं की वजह से प्लांट में ग्रोथ होता है, इन तीनों इवेंट की वजह से, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। दैट्स इट। सेलुलर लेवल पर देखोगे तो यही तीन इवेंट है। सेल डिवाइड कर रही है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेम्स डिवाइड कर रहे हैं, डिफरेंशिएट होके क्या बना रहे हैं? आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फिर से रीगेन कर सकता है पावर डिवीजन, तो वो बना दे रहा है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम फिर से रीडिफरेंशिएट होके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बना देता है। तो प्लांट बॉडी इसी तरह से आपकी ग्रो कर रही होती है। ये सब कुछ आपका हो गया ग्रोथ के लिए, बात खत्म। ग्रोथ में हमें प्लांट के लिए इतनी बात ओवरऑल समझनी थी। हमने टाइप्स देखे, ग्रोथ का कर्व देखा, ग्रोथ के प्लांट में कितने टाइप्स हैं वो देखा। अब हमें बात करनी है डेवलपमेंट की। ग्रोथ के बाद हमारा दूसरा चैप्टर का नाम ही है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ग्रोथ में हमें बस एक और स्टेप ऐड कर देना है। क्या? सेनेसेंस। ग्रोथ में प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, उसके साथ साथ एजिंग भी ऐड कर देनी है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज, अपने लिए हम एजिंग वर्ड यूज करते हैं। यहां पे हम वर्ड यूज करेंगे सेनेसेंस, दैट इज अ डेथ ऑफ प्लांट। धीरे धीरे वो मर भी रहा होता है, इसी को ऐड कर दिया जाए। ग्रोथ प्लस सेनेसेंस इज टर्म्ड एज डेवलपमेंट। देखो हमने यही पढ़ा है अभी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनका इलोंगेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब क्या हुआ? इलोंगेशन, मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो गई, मतलब ये आपके परमानेंट टिश्यू हो गए। ये सेनेसेंस में चले जाते हैं, उन सेल्स की डेथ होने लगती है, और वो फाइनली जब पूरा सेल मर रहा है तो या पूरा प्लांट बॉडी मर सकता है या पर्टिकुलर सेल भी मर सकता है। इस पूरे इवेंट को हम डेवलपमेंट कहते हैं। अभी तक हमने बस इसी की तो बात नहीं की थी, अभी तक हमने बस इसी की बात नहीं की थी। हमने इसकी बात कर ली, इलोंगेशन की बात कर ली, मैच्योरेशन की बात कर ली, मैच्योर सेल्स बन गए। यहां तक तो हमने ग्रोथ में पढ़ ही लिया था, बस सेनेसेंस ऐड कर दो, क्या हो गया? डेवलपमेंट। ठीक है। अब डेवलपमेंट को क्या लिखा है? डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस। प्लांट के केस में हम यही बोलेंगे, प्लांट का जन्म क्या होता है? सीड जर्मिनेशन से ही होता है, एंड सेनेसेंस दैट इज द डेथ ऑफ प्लांट। ठीक है। एंड प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट या फेजेस ऑफ लाइफ
to form different kind of structures. This ability is known as plasticity. प्लांट में अलग अलग तरीके का रिस्पॉन्स आता है. अगर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन के रिस्पेक्ट में देखें तो अलग अलग तरीके से वो अपना रिस्पॉन्स देता है. उनके लाइफ के स्टेजेस के बेसिस पर देखें तब वो अलग अलग स्टेजेस में भी अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स देता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे. हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लक्सपुर, ये 3 प्लांट का एग्जांपल है और तीनों में आपको 2 तरह की रिस्पॉन्सेस देखने को मिलेंगे. जैसे कोरिएंडर एंड इसका अपना कॉटन का जो लीफ है वो ऐसा होता है. जुवेनाइल स्टेज में, ये लाइफ का एक स्टेज है. जुवेनाइल स्टेज का मतलब होता है चाइल्डहुड, अपने लिए हम बात करें, है ना. बिल्कुल जब छोटा प्लांट होता है तो उसकी लीव्स ऐसी होती है. जब वो एडल्ट हो जाता है, मेच्योर होने वाला हो जाता है तो उसकी लीव्स ऐसी हो जाती है, थोड़ी ब्रांच्ड हो जाती है. तो ये स्टेज ऑफ लाइफ चेंज हुआ. क्या चेंज हुआ? स्टेज ऑफ लाइफ चेंज हुआ और प्लांट ने अपने रिस्पॉन्स चेंज कर दिए. प्लांट बॉडी का, लीफ का रिस्पॉन्स चेंज हो गया. दैट इज द प्लास्टिसिटी ऑफ इंटरनल प्लास्टिसिटी. ये किस टाइप का प्लास्टिसिटी है? इंटरनल. स्टेज चेंज होने से उसकी लीफ का शेप चेंज हो रहा है, वो इंटरनली कंट्रोल किया जाता है. दूसरा एग्जांपल ये है बटरकप का, जिसे रेननकुलस भी कहते हैं. इनका देखना, ये प्लांट एक्वेटिक हैबिटेट पे मिलता है, पानी जहां पे होता है, बट वो ऐसी जगह पे होता है जो बैंक ऑफ वाटर बॉडी है, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा. तो वहां पे कुछ हिस्सा इनका पानी के अंदर होता है, जैसे मैंने ये वाटर का लेबल मान लिया, तो कुछ हिस्सा पानी के बाहर होता है. इनकी कुछ लीव्स पानी के अंदर होती हैं, कुछ लीव्स पानी के बाहर होती हैं. एरियल लीफ बोलेंगे, इसको एक्वेटिक लीफ बोलेंगे. ठीक है, ये आपकी टेरेस्ट्रियल लीफ की तरह हो गई, जैसे नॉर्मल प्लांट की लीफ होती है. और ये कैसी हो गई? एक्वेटिक लीफ की तरह हो गई, जैसे पानी में रहने वाले प्लांट की लीफ हो गई, भी पानी के अंदर रहते हैं. तो इनके प्लांट में अब क्या चेंज हो रहा है? इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. एक एरियल इन्वायरमेंट है, एक एक्वेटिक इन्वायरमेंट है, दोनों का कंडीशन बिल्कुल अलग अलग होता है. तो इस प्लांट में एक्वेटिक हैबिटेट वाली लीफ का शेप ऐसा होता है, हाईली ब्रांच्ड होती है, पतली होती है, जिससे वाटर करंट की वजह से ये फटे ना. ठीक है, ये एडॉप्टेशन है, ये प्लास्टिसिटी है प्लांट के मॉर्फोलॉजी में. जो एरियल लीफ है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के पे देखने को मिलती है, मतलब अबव द वाटर है, उसका लीफ का शेप साइज ऐसा होता है सेम प्लांट के पास. तो ये इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, उसके लिए इनका रिस्पॉन्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो ये इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी. तो 2 एग्जाम्पल आपको समझ के रखने हैं. एक आपका इंटरनल प्लास्टिसिटी, जिसमें आपका कॉटन एंड कोरिएंडर आता है, और दूसरा ये किसका लक्सपुर आता है, और एक बटरकप का एग्जाम्पल ये है. On the other hand, difference in shape of leaf in produced in air and those produced in water, buttercup जिसे रेननकुलस कहते हैं, also represent the heterophilous development due to environmental plasticity, environmental condition change है. This phenomena of heterophilia an example of plasticity. प्लास्टिसिटी का मतलब प्लास्टिक कैसा होता है? स्ट्रेचेबल. तो वो अलग अलग चीजों के लिए वो अलग अलग तरह का शेप साइज लेना, दैट इज अ प्लास्टिसिटी वर्ड, इसलिए यूज करते हैं. Development is considered as sum of growth and differentiation which is controlled by. ये growth and differentiation किसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है? कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर हैं. कुछ एक्सटर्नल फैक्टर कंट्रोल करते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर कंट्रोल करते हैं प्लांट के. अब ये फैक्टर्स देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल. एक्सट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या आ जाता है? लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन अगेन प्लांट के लिए है, तो हमें वही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करनी है. इंट्रिंसिक फैक्टर की बात करें तो प्लांट का जेनेटिक कॉम्पोजिशन कैसा है? जेनेटिक कॉम्पोजिशन. और देखो, जेनेटिक फैक्टर भी इंट्रासेलुलर होता है. प्लांट के सेल के अंदर उसका जीनोम प्रेजेंट होगा, उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा. इंट्रा का मतलब विद इन, इंट्रा का मतलब
विद इन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्लांट सेल के अंदर होती है, तो इंट्रा सेलुलर वर्ड लिखा जाएगा। और जो दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर है दैट इज द पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं सेल को, ये प्लांट बॉडी में बनते हैं, प्लांट की सेल्स ही बनाती हैं, अलग अलग हिस्सों में बनते हैं, और ये सेल के बाहर से काम करते हैं, सेल के बाहर से ये सेल को इंपैक्ट करते हैं। इसलिए यहां पे वर्ड देखो क्या लिखा है, इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर है। बड़ा डीप सवाल है लेकिन बहुत परेशान करता है, गलत होने के चांस फुल है। जेनेटिक फैक्टर इंट्रासेलुलर है और पीजीआर इंटरसेलुलर है। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस सेल के चेंज, सेल का मेटाबॉलिज्म जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर से कंट्रोल करेगा ना, लेकिन जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन तो बाहर से आके कंट्रोल करता है। हार्मोन का एक्शन आपने पढ़ा था, है ना, कि सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर से हार्मोन बाइंड करेगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, तब सेल में चेंजेस आते हैं। तो ये आउटसाइड द सेल तो काम कर रहा है, ये आउटसाइड द सेल तो काम कर रहा है, तो ये इंटरसेलुलर हुआ और जेनेटिक मटेरियल इंट्रासेलुलर हुआ। तो ये आपको बड़े ध्यान से समझ के रखना है, इनमें कंफ्यूजन होता है। ये सब कुछ आपके डेवलपमेंट की बात हो गई, और इस चैप्टर में हमें सॉरी जेनेटिक फैक्टर्स की बात नहीं करनी है, हमें पढ़ना है सिर्फ पीजीआरस को। ये हमारा चैप्टर, यहाँ पे एक फैक्टर आपको, इंटरनल फैक्टर को डिस्कस करना है, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स।